तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। तो ये उनका भी लकी चार्म था। उनकी गज़ल, पहली गज़ल जो सुपर हिट ब्लॉकबस्टर हुई, जो 1 लाख कॉपीज़ बिक गई, वो मेरा भी लकी चार्म बन गया। यही गज़ल मैंने, ये 1944 की गज़ल थी और मैंने स्कूल कंपटीशन में 1997 में गाया। तो मन्ना डे जी ने ये, खैर वो दोनों बहुत अजीज़ दोस्त थे, बॉम्बे लाइफ में बहुत ही करीब दोस्त थे दोनों। बट उन्होंने एक बार यही कहा था कि सुन के थोड़ा सा जेलसी भी हो गई थी कि ये कैसे कोई ऐसे गा सकता है, इतना सॉफ्ट। मगर तलत नाना का ये था कि उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था एक्टिंग में। दिल भी बड़ा रखते थे। जब उनका करियर चल पड़ा जी, और उनके पास मधुमती के गाने आए, तो उन्होंने खुद नहीं लिए, किसी और सिंगर को दे दिए सारे के सारे। सिंगर कौन था और क्यों दे दिए थे? किस जी की ज़िंदगी में कि उनकी सिचुएशन बहुत मुश्किलात से वो गुज़र रहे थे। तो तलत नाना ने बोला कि इन गानों की ज़रूरत मुकेश को है और ये इनको दे दो। ये दुनिया पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी नहीं सुन पाती अगर तलत महमूद नहीं होते। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई। उसके बाद जो बांसुरी बजती है वो पंडित जी की है। तलत नाना वॉज अ विजिटिंग आर्टिस्ट इन AIR कटक रेडियो, तब उन्होंने सुनी उनकी बांसुरी। एक बात नूरजहां की कर लेते हैं। अच्छा। उन्होंने उनका एक फ़ोन आया था तलत साहब को जी। क्यों आया था और क्या ऑफ़र था? और उन्होंने कहा, देखो तुम्हारे बहुत दीवाने हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, बहुत लोगों को ज़रूरत है तुम्हारी आवाज़ की, अब तुम यहीं रुक जाओ। मगर उसके 20 साल बाद भी लोग उनके पीछे पड़े थे, भाई तुम इसी तरफ आ जाओ, यहाँ तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, तुम्हारी उर्दू गज़लों की और सब। और मैं अपना एक आदमी भेजती हूँ और वो ब्लैंक चेक भेजेगा और 9 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट और तुम्हारी मुंह मांगी रकम। बाल ठाकरे का इससे जुड़ा भी किस्सा है। उन्होंने अपने बाग से खुद फूल तोड़कर तलत साहब को भेजे थे। क्यों भेजे थे? बाला साहब ने उनको घर पे बुलाया और बोला कि मैंने इतने मराठी गाने सुने हैं, मगर तुम्हारी आवाज़ में ऐसा सोज है, ऐसा एहसास है कि मैंने कभी सुना ही नहीं मराठी गानों में। लेकिन नौशाद साहब का जिक्र होगा तो रफ़ी साहब अपने आप जी दिखाई देते हैं। किताब में आपने उस गोल्डन एरा के हवाले से हर सिंगर का जिक्र किया है जो तलत महमूद साहब की आवाज़ को मानते थे, लेकिन रफ़ी का कहीं जिक्र नहीं है। कि जब तलत नाना गुज़रे तो नौशाद साहब ने जब उन्होंने बात की उनके गुज़रने पे, तो उन्होंने उर्दू में एक लफ्ज़ बोला था जो मैं भूल रही हूँ। तगज़ुल गज़ल। जी, तगज़ुल गज़ल, मतलब यू आर द एपिटमी ऑफ गज़ल, मतलब आपकी आवाज़ ही गज़ल का डेफिनेशन है। विब्राटो गायकी की, संगीत की एक ऐसी क्वालिटी जो गीत के बोलों में छिपे जज्बात की कशिश को और बढ़ाने में काम आती है। बड़े बड़े सिंगर्स भी कई सालों की प्रैक्टिस के बाद भी अपने गले में विब्राटो को इंस्टॉल नहीं कर पाते, यानी उसको क्रिएट नहीं कर पाते। हिंदुस्तानी फिल्म संगीत एक से बढ़कर एक नगीनों से मालामाल है, लेकिन कहते हैं कि अजीम फ़नकारों की फहरिस्त में सिर्फ एक नाम ऐसा है जिसके गले में कुदरती तौर पर विब्राटो था। तलत महमूद ने अपनी आवाज़ से पंडित भीमसेन जोशी से लेकर भूपेन हज़ारिका जैसे महान कलाकारों का ध्यान खींचा। उनकी आवाज़ सुनकर कोई लड़का जगजीत सिंह बन गया तो कोई मेहंदी हसन। अफ़गानिस्तान के बादशाह से लेकर शिवसेना के बाल ठाकरे तक उनकी नरम आवाज़ के कदरदान थे। इसी महीने की 24 तारीख को उनका 100वां जन्मदिन है और उससे पहले एक किताब की चर्चा है जिसका नाम है तलत महमूद द डेफिनेटिव बायोग्राफी। जिसकी लेखिका और पत्रकार सहर जमा हमारे साथ आज मौजूद हैं। आज उनसे बात करेंगे उनके बम्बई नाना के बारे में। सहर, ये विब्राटो क्या होता है? मैं थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर गया था, असल में वाइब्रेटो नहीं होता, विब्राटो होता है। ये क्या होता है और तलत साहब के गले में ये कुदरती तौर पर इसका मतलब क्या है? जी, और इससे उनको फ़ायदा क्या हुआ, कभी नुकसान क्या हुआ? जी, सबसे पहले दुष्यंत जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लल्लन टॉप के मंच पे बुलाया और आपके साथ इस किताब की चर्चा होगी।
विब्राटो जो आपने पूछा, ये बहुत यूनिक था उन्हीं की आवाज़ के लिए उस टाइम पे फ़िल्मी दुनिया में, बिकॉज़ यूजुअली ये क्वालिटी बाय ट्रेनिंग मिलती है, बट नॉट फॉर रेगुलर सिंगिंग। ओपेरा सिंगर्स के लिए ये एक विब्राटो की ट्रेनिंग होती है, या और आजकल कई सारे सिंगर्स जो ओपेरा नहीं गाते, जो दूसरे भी अदर जॉनर्स ऑफ म्यूज़िक गाते हैं, वो स्पेशली अपनी ट्रेनिंग लेते हैं कि थोड़ा सा आवाज़ हिले तो इमोशन और हो, वार्मथ ज़्यादा आए, एहसास इमोशंस का ज़्यादा हो। मगर तलत नाना के लिए, जैसे आपने बोला, मैं उनको बम्बई नाना बुलाती थी क्योंकि वो बम्बई में रहते थे, हम छुट्टियों में उनके साथ वक्त गुजारते थे बम्बई में। तो आपके भाई ने आपको सजेस्ट किया था कि वो बम्बई में रहते तो उनको बम्बई नाना हाँ, वो सबसे आसान था, तो वो बम्बई नाना नाम पड़ गया। तो ये विब्राटो की क्वालिटी उनके वोकल कॉर्ड में कुदरती तौर से थी। इट वाज इनबिल्ट कि जब भी वो आलाप लगाएं, जब भी वो गाएं या लंबा कुछ गाना गाएं, तो वो ऑटोमेटिकली वो एक वाइब्रेशन, एक कंपन जो है अपने आप नेचुरली निकलता था। बिल्कुल। आमतौर पे जब सालों की प्रैक्टिस के बाद गले में इस तरह की क्वालिटी पैदा कर पाते हैं, लेकिन उनको कुदरती तौर पर ये हासिल था। जी। और यही बात उनको वाहिद बनाती थी। राइट। और इसलिए आजकल के ज़माने में जैसे सिंगर्स मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश जी, किशोर कुमार जी के जब गाने गाते हैं, उनको ज़्यादा आसान लगता है उनके कुछ गाने गाना, मगर तलत नाना के गाने लोग नहीं गा पाते क्योंकि वो विब्राटो नहीं ला पाते अपनी आवाज़ में। तो वही ये क्वालिटी थी। मगर जैसे आपने बोला, जो इनकी ये यूएसपी थी, वो इनके लिए एक मुश्किल भी बन गई शुरुआत में। कोलकाता में जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया तो इस विब्राटो को बहुत अप्रिशिएट किया गया, जब वो गज़ल गाते थे और बंगाली गाने तपन कुमार के नाम गाते थे। मगर जब वो कोलकाता से बम्बई आए, बम्बई शहर के शोबिज़ इंडस्ट्री में शामिल होने, तब शुरू में उनके पहला जो साल वहाँ पे गुजरा, या पहले कुछ महीने जो बम्बई में गुजरे, वो थोड़े मुश्किल में थे, क्योंकि इवन दो उनकी गज़लें मशहूर हो चुकी थी। जो उनकी सबसे पहली कमर्शियल हिट जो था, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला ना सकेगी, वो उसी विब्राटो में गाया, उसी कंपन में गाया, और क्या ब्लॉकबस्टर हिट थी। मतलब उन दिनों के लिए, जब 1944 में ये गज़ल रिलीज़ हुई, 1 लाख कॉपीज़ बिकी। 1 लाख कॉपीज़ बिकी। उस वक्त सुपर हिट 300 कॉपीज़ बिकना माना जाता था, और ये 1 लाख बिक गया। तो दिस वाज लाइक अनहर्ड ऑफ। उसी कंपन में गाया, क्योंकि कंपन को वो हटा नहीं सकते थे, वो उनकी आवाज़ में था। मगर उसके बावजूद जब वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बम्बई में आए, तो इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि तुम्हारी आवाज़ इतनी हिलती है, तुम आलाप में उसको संभाल नहीं सकते, उसको सीधी नहीं रख सकते, और वो ऐसे हिलती है। तो तब जिन्होंने इस विब्राटो की सही क्वालिटी पहचानी, वो अनिल बिस्वास साहब थे। और उन्होंने बोला, यही जो एक कैरेक्टर ऑफ योर वॉइस है, जो कंपन है, इसी को हम ऐसे पॉजिटिव मान के चलेंगे कि सब तुम्हारे पास दौड़े चले आएंगे। और वही हुआ। एंड आई थिंक वो इसलिए हुआ क्योंकि अनिल बिस्वास जी, जिनको भीष्म पितामह बोला जाता है, भीष्म पितामह ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एज फार एज म्यूज़िक इज़ कंसर्न्ड, क्योंकि वो पहले थे जो कॉन्सेप्ट लाए ऑर्केस्ट्रा बैठाने का। तो मतलब वो 20-20 पीस ऑर्केस्ट्रा के साथ अपने गाने रिकॉर्ड करते थे, और उन्होंने ये सिस्टम ऑफ मुखड़ा और अंतरा शुरू किया। क्योंकि पहले जब हिंदी फिल्म के गाने थे, वो बहुत फोकिश टाइप होते थे, बैठ के गा लिया, बीच में हारमोनियम बज गया, तबला बज गया, उस पर कॉम्पोजिशन पे इतना फोकस नहीं था कि ऑर्केस्ट्रा बजाया जाए। तो आई थिंक वो उनका जो क्रिएटिव लीनिंग थी अनिल बिस्वास जी की, कि वो ऑर्केस्ट्रा बड़ा बैठा के गाना गाएं। सो उसकी वजह से आई थिंक उन्होंने सोचा कि ये ऑपरेटिक क्वालिटी जो है कंपन की, विब्राटो की, ये तो ऑर्केस्ट्रा में ज़बरदस्त साउंड है। इसीलिए वो तलत कहते थे कि ऊपर खुदा है और नीचे अनिल बिस्वास। हाँ, आसमां पे है खुदा और ज़मीन पे अनिल दा। चलिए, और बाद में फिर उनकी अजमत इतनी ऊपर गई कि बाद में उनको, तलत साहब को, वहदहू ला शरीका लहू तक कहा गया। उस पर हम बाद में आएंगे। अच्छा। लेकिन वो पाकिस्तान का किस्सा है वो तो। हाँ। थोड़ा बचपन की बात कर लेते हैं। किताब जब शुरू करते हैं तो पहले पन्ने से ही मंजूर महमूद, उनके वालिद, थोड़ा बहुत ध्यान खींचते हैं जी कि भाई ऐसा बाप जो
बच्चों को की शायरी के करने में या उनको मौसीकी में उसको कोई खास आपत्ति नहीं है, लेकिन एक हद तक ही। जी जी। जैसे ही वो करियर के तौर पे लेते हैं तो बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। हाँ। ऐसे में ध्यान खींचती हैं उनकी फूफी महलका बेगम। मैं नहीं समझता हूँ कि तलत के जो उनका जो मैरिज स्कूल तक का जो सफ़र है, वहाँ तक अगर हम उनका जिक्र नहीं करते हैं महलका बेगम का, तो बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो उनके बारे में थोड़ा आप बताइए कि कैसे वो कहते हैं कि वो मतलब बड़ी पुरानी सी बात है, कह देते हैं यूँ ही कि एक आदमी की कामयाबी के पीछे हाँ। औरत का हाथ होता है, और लोग सोचते हैं या तो बीवी होगी या माँ। हाँ। लेकिन यहाँ फूफी थी। यहाँ फूफी थी। तो वो कैसे है वो बताइए। तो महलका बेगम जो थी एक बहुत ही ख़ास औरत थी अपने ज़माने के लिए। तो और हम अपने आपके दर्शकों को बताएं कि हम किस सदी की बात कर रहे हैं इसमें। तलत महमूद जी जिनका जन्म 1924 में हुआ, तो महलका बेगम उस ज़माने की औरत थी और फूफी थी। और स्पेशली मुसलमान औरतें जो पर्दे के पीछे रहती थीं और बहुत कंजर्वेटिव माहौल में उनकी अपब्रिंगिंग होती थी, मगर महलका बेगम एक ऐसी थी जो बिल्कुल ही जैसे आजकल के दिनों में वुमेंस लिब चैम्पियन और ट्रेल ब्लेज़र उस ज़माने में थी कि उन्होंने पर्दा सिस्टम नहीं मानी, पर्दा सिस्टम का वो रिवाज नहीं रखा। उन्होंने पढ़ाई उनकी पूरी थी, उर्दू, गज़ल, मौसीकी, शायरी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखती थी। अपने घर पे वो इन सब आर्टिस्ट को बुलाती थी, महफ़िल कराती थी, प्रमोट करती थी आर्टिस्ट को कि एक नए शायर आए हैं, आप आइए हमारे घर पे महफ़िल में, आप अपनी शायरी सुनाइए, आप आइए अपनी गज़ल सुनाइए हमारे घर पे, हम महफ़िल करते हैं। तो वो उस टाइप की आर्ट क्रूसेडर एंड एक्टिविस्ट टाइप की औरत थी। तो उन्होंने बम्बई नाना की तलत महमूद की ये क्वालिटी को परखा, पहचाना कि ये लड़का है भाई। बाकी लोग भी घर पे हैं जो महफ़िल में बैठते हैं, मगर ये इतना छोटा सा लड़का है जो उर्दू शायरी को इतनी अच्छी तरह समझता है, एक छोटी सी डायरी मेंटेन करता है, उसमें गालिब और मजाज के कपलेट्स लिखता है, उनको समझता है और फिर उनको अपने एहसास में इमोशन डाल के ये लड़का, छोटा बच्चा, उनको गाता है गज़लों में। सो शी रिकग्नाइज्ड कि ये लड़का बहुत ख़ास है, उसका आर्टिस्टिक लीनिंग है और इसको इनकरेज करना चाहिए। अगर उसको इतना ज़्यादा इंक्लिनेशन है कि प्रोफेशनली म्यूज़िक को लिया जाए तो इसको इनकरेज करना चाहिए। ये ऐसी टैलेंट है जिसको नर्चर किया जाए। भतीजे के लिए भाई से बढ़ गई थी जी। फिर वहाँ से लखनऊ या अलीगढ़ मैरिज म्यूजिक स्कूल। जी जी। तो वहाँ पे एडमिशन की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। थ्योरी में तो फेल हो गए थे। हाँ। तो फिर पास कैसे हुए, एडमिशन कैसे हुआ? वो प्रैक्टिकल में पास हुए। और मैरिज कॉलेज, हम बता दें अपने दर्शकों को, ब्रिटिश इंडिया टाइम वो मैरिज कॉलेज कहलाता था, मगर अब वो भाटखंडे म्यूज़िक यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, और बहुत हमारी फोरमोस्ट यूनिवर्सिटी और कॉलेज है म्यूज़िक के लिए। भाटखंडे की भी हिस्ट्री बहुत स्पेशल है। वाजिद अली शाह का जो परी महल था उसी को बनाया गया भाटखंडे। तो जैसे आपने बोला थ्योरी के आंकड़ों में तो वो फेल हो गए, बट प्रैक्टिकल में जब उन्होंने एक आलाप लगाया और गाना शुरू किया, जजेस ने बोला अरे इसको तो ये नुकसान की बात है अगर इस लड़के को हम नहीं रखें अपने कॉलेज में। तो पढ़ाई उन्होंने पूरी की। बिकॉज आलाप जो लगाया था उस टाइम पे उनकी उम्र कितनी थी? देखिए कॉलेज एडमिशन हम लेते हैं उस टाइम, बिकॉज दिस वाज बैचलर्स, तो 12वीं के बाद, तो 18 10th के बाद हुआ था शायद। नहीं, 10th के। तो हाँ। उम्र मेरे ख्याल से उनकी 13 या 14 साल से ज़्यादा नहीं रही होगी भाटखंडे के लिए। भाटखंडे तो कॉलेज था, तो ही वुड बी इन हिज लेट टीन्स। अच्छा जी जी। आप ये देखिए कि उस उम्र में जो आलाप, इतनी यंग एज में जो आलाप लगाया, वो 1953 में उनका एक गीत आया था, सपनों की सुहानी दुनिया। आई थिंक दिलीप साहब की मूवी थी। जी, दिलीप कुमार शिकस्त मूवी थी जी। और वही आलाप उस गाने के लिए यूज हुआ है। हाँ, तो वो समझाने के लिए बोलते थे कि उस गाने में जो मैंने आलाप लगाया वो वैसी आलाप था जो मैंने कॉलेज में लगाया था उस वक्त, सिमिलर टू दैट। या ट्रेनिंग के बाद सबसे पहले लखनऊ में रेडियो में गाने लगे जी। तो उन दिनों पंडित भीमसेन जोशी भी आए हुए थे जी। अपने ठुमरी सीखने के लिए आए हुए थे जी। और भी जो छोटे छोटे क्लासिकल रियाज होते थे उसके लिए आए हुए थे। या। तो वहाँ पे तलत साहब भी गाते थे, तो वो कहते थे कि यार इस लड़के को की आवाज़ जो है वो मुझे बहुत पसंद है। जी बिल्कुल।
उनको सुनते थे। तो जब उन्होंने भाटखंडे में एडमिशन लिया था वो ऑलरेडी 1-2 साल लखनऊ AIR में गा चुके थे। तो जब उन्होंने एडमिशन लिया वो ऑलरेडी एक स्टार स्टूडेंट थे, लोग उनकी आवाज़ रेडियो से पहचानते थे। या तो भीमसेन जोशी तो मतलब जो रवायतन सिंगर थे क्लासिकल के उसके थे, लेकिन फिल्मी दुनिया में जब क्लासिकल सिंगिंग की बात आती है तो मतलब मन्ना डे ख्याल में भी कोई नहीं आता है, पहले मन्ना डे ही आते हैं। हाँ, रफ़ी साहब थे, उनकी रेंज बहुत लंबी थी, बिल्कुल, लेकिन सबसे पहला नाम मन्ना डे का ही आता था जी। तो उन्होंने उनका एक गाना था तस्वीर तेरी दिल मेरी बहला न सकेगी, जो तलत साहब ने गाया था। तो उन्होंने कोशिश करी कि इसको कॉपी किया जाए, फिर क्या हुआ था? आप मन्ना डे साहब की बात कर रहे हैं जी। तो ये उन्होंने किस्सा सुनाया था कि जब ये रिलीज़ हुआ था 1944 में तो सब दे वर सरप्राइज्ड एंड टेकन अप बाय दिस टैलेंट कि ये कैसी एक नायाब सी मखमली आवाज़ है जो ऐसे गाती है, और उसको रिपीट करना या कॉपी करना कितना मुश्किल है। तो मन्ना डे जी ने ये, खैर वो दोनों बहुत अजीज़ दोस्त थे, बॉम्बे लाइफ में बहुत ही करीब दोस्त थे दोनों, बट उन्होंने एक बार यही कहा था कि सुन के थोड़ा सा जेलसी भी हो गई थी कि ये कैसे कोई ऐसे गा सकता है, इतना सॉफ्ट, इतना मुलायम, इतना सॉफ्ट, जिसको हम कोशिश भी करें कि हम नहीं कॉपी कर। और उन्होंने एक्सेप्ट किया, कह रहा मैंने कोशिश करी है इस लड़के को कॉपी करने की, लेकिन मैं नहीं कर पाया हूँ, कोई गा नहीं सकता। ये उनका लिखा है किताब में कि कोई तलत जैसा गा नहीं सकता इस गाने को। तस्वीर लफ्ज़ से उनकी बहुत सारी गज़लें हैं जो बहुत हिट हुई हैं। उनमें से एक है तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती, और इस गज़ल से जुड़ा एक किस्सा आपका भी है जी। इससे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि तलत साहब की सिंगिंग का जो असर था वो कितना लंबा था कि उन्होंने इतने टाइम पहले गाया जी, और दशकों बाद जब उसे आपने गाया तो आज के जनरेशन ने तो उसको सुना नहीं। हाँ, लेकिन फिर क्या हुआ था? फिर ये बहुत मज़ेदार किस्सा है जो मैं आप किताब में जिक्र कर रहे हैं कि मैं इसको एक लकी चार्म बोलती हूँ। तस्वीर जो गज़ल थी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी, तो ये उनका भी लकी चार्म था। उनकी गज़ल, पहली गज़ल जो सुपर हिट ब्लॉकबस्टर हुई, जो 1 लाख कॉपीज़ बिक गई, वो मेरा भी लकी चार्म बन गया। यही गज़ल मैंने, ये 1944 की गज़ल थी और मैंने स्कूल कंपटीशन में 1997 में गाया, जो मुझे लगा कि मैं एक बहुत ही एंशंट पीस गा रही हूँ, क्योंकि हमारे ज़माने के बच्चे जगजीत सिंह साहब को गा रहे थे। और मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि भाई तुम्हारे ख़ानदान में इतना बड़ा गायक बैठा है, तुम उन्हीं की गज़ल गाओ। तो मैंने बहुत ही हेजिटेशन के साथ वो स्टेज पे जाके गाया कि ये पता नहीं कौन सी एंशिएंट गज़ल मैं गा रही हूँ, मगर जजेस को इतना पसंद आया कि मैं वो जीत गई कंपटीशन। फिर बम्बई आके जब तलत नाना को बताया कि सहर ने तस्वीर गाया और वो जीत गई, तो उन्होंने बोला चलो गा के सुनाओ। वैसे मैं आपके सामने थोड़ी गाऊंगी। उस दौर में ये था सिंगिंग स्टार का दौर था, अगर आप गाते बहुत अच्छा हैं जी और पर्सनैलिटी देखने में अच्छी है तो मान के चलिए कि आप एक्टर भी बन ही जाएंगे। राइट। तो तलत साहब का स्क्रीन पे आने का जो पहली बार है उसका क्या किस्सा है? पीसी बरुआ से जुड़ा हुआ है मेरे ख्याल से। हाँ, तो उनका स्क्रीन पे आने का अजीब सा किस्सा है, क्योंकि जब भी आप फिल्मी दुनिया में एंटर करते हैं तो कई लोग ये कोशिश करते हैं कि पहले एक्टर ही बने, फिर बाद में सक्सेसफुल हुए या नहीं। मगर तलत नाना का ये था कि उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था एक्टिंग में। उनके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स ने उनकी शक्ल देखी और उनकी फीमेल फ़ैन फॉलोइंग को समझा कि गायकों में से सबसे ज़्यादा फीमेल फॉलोइंग तलत की है, कुछ एक्टर्स से भी ज़्यादा है, बिकॉज ही वाज सो हैंडसम। तो उन्होंने बोला तुम अजीब आदमी हो कि तुम पर्दे के पीछे रहना चाहते हो, लोग तुम्हारे शक्ल आवाज़ के तो दीवाने हैं, मगर हमने नोटिस किया तुम्हारी शक्ल के भी दीवाने हैं, और तुम आना ही नहीं चाहते कैमरा के सामने। ये क्या बात हुई, फिल्मी दुनिया में तुम आना नहीं चाहते? तो उनको बाकायदा उनके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने घसीट सबके सामने लाए कि भाई तुम्हें तो एक्टिंग करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कुछ 13 फिल्मों में एक्टिंग की, मगर then he put his foot down. It's very strange. He was very reluctant to be a hero. मुझे 2 भी किस्से याद आते हैं। एक तो पहली फिल्म में उन्होंने तौबा कर ली, वो जो दाढ़ी वाली बात है। हाँ, वो कोलकाता एक अनिल विश्वास के घर में जो हुआ था जी, वो 2 बताइए। तो पहली फिल्म जिसमें उन्होंने दाढ़ी लगा के एक साधु का रोल किया, वो तो कलकत्ता में था।
और वो शेव करके पहुंच गए कि यार कि आज मेरा पहला शॉट है तो मैं अच्छा साफ लगना सुथरा चाहिए। लगूं। फिर हाँ। उनको सब दाढ़ी वाली पहना दी और उनको एक एक्स्ट्रा के तौर पे रखा गया, बट वो बहुत ही एक छोटा रोल था। वो मुश्किल से 19-20 साल के रहे होंगे उसमें। बट बम्बई में उन्होंने और बहुत बड़ी फिल्में की, माला सिन्हा जी के साथ, नूतन के साथ, श्यामा के साथ, सुरैया के साथ, जो बहुत, वो तो सिल्वर जुबली भी थी। मगर ये जो अनिल बिस्वास के साथ जो आप किस्सा बता रहे हैं, वो ऑडिशन के लिए गए थे अनिल बिस्वास जी के घर। और उनकी अनिल दा की जो पत्नी थी वो एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार थी और वो अपना एक प्रोडक्शन हाउस चलाती थी। तो अनिल दा ने उनको देखा और उन्होंने सोचा ये तो इतना खूबसूरत नौजवान है। उन्होंने सोचा ही नहीं कि ये गाने के लिए आया है। उन्होंने बोला अरे तुम तो एक्टिंग के लिए आए हो, तुम जाओ मेरे बीवी से मिलो वहाँ प्रोडक्शन में। तो वो कन्फ्यूजन था। फिर बाद में अनिल दा को पता चला ये वही तपन कुमार है जो कलकत्ता में गाता है, और मैंने इसको एक्टिंग के लिए ऐसे भेज दिया, मैंने इसकी आवाज़ ही नहीं सुनी। फिर उनको फ़ोन लगाया गया और वापस बुलाया गया कि हाँ चलो गाना गाते हैं। तपन कुमार से ये है कि जितने बड़े स्टार वो हिंदी फिल्मों में बने सिंगिंग के, उतने ही बड़े वो मुश्किल 50 गाने गा के बांग्ला भाषियों के लिए बन गए थे जी। तो तलत महमूद वैसे ज़्यादा बड़े थे या तपन कुमार? और तपन कुमार बनने की कहानी भी क्या है? तपन कुमार बनने की कहानी एक बहुत ही एक अहम पर्सनालिटी से जुड़े हुए हैं। हमारे जो पंकज मलिक थे, पंकज मलिक जो न्यू थिएटर्स में थे, वो ख़ुद भी एक बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे और न्यू थिएटर्स पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन हाउस बोर्ड भी थे। न्यू थिएटर्स एक ऐसा फिल्मी बैनर था जिसमें के.एल. साइगल और कन्नन देवी जैसे लोग काम करते थे। वो उस कलकत्ता टाइम का टॉप फिल्म बैनर था। और उस वक्त की जो 1944-45 ब्रिटिश इंडिया की जो हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री थी, वो कलकत्ता में बेस्ड थी। शोबिज़ इंडस्ट्री हमारी कलकत्ता में थी। तो उन्होंने शुरुआत कलकत्ता से ही की थी। वो आए तो थे कलकत्ता गज़ल गाने। जब उन्होंने तस्वीर गाया तो पंकज मलिक ने उनका जो तस्वीर गाना रिकॉर्ड किया। उन्होंने बोला कि अब तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद आ गई और कलकत्ता में रह के तुम्हें बंगाली तो गाना ही पड़ेगा। तुम्हारी आवाज़ में वो स्वीटनेस है जो भाषा में, बंगाली भाषा में जो स्वीटनेस है वो तुम्हारी आवाज़ में है। तो उन्होंने बोला भाई ये बिल्कुल पता नहीं है ये लैंग्वेज। तो उन्होंने बंगाली सीखी, फिर प्रोनंसिएशन सीखे, और पंकज मलिक साहब ने फिर उनको ये नाम दिया कि तलत महमूद बंगाली गा रहा है, शायद अजीब सा लगे लोगों को, तो ऐसा करें तुमको तपन कुमार का नाम देते हैं कि तपन कुमार बंगाली गाने गा रहा है, और तुम जब भी बंगाली में गाओ तो तपन कुमार के नाम गाओ, जब तुम्हें अपने उर्दू और हिंदी गज़लें और गाने गाने तुम तलत महमूद के गाने। तो ऐसे करते करते जो उस वक्त का एक मूवमेंट था, मॉडर्न बंगला म्यूज़िक का एक मूवमेंट चल रहा था उस वक्त, जो रविंद्र संगीत से हट के एक नया अपना एक वो बना रहा था, इन द बिल्डअप टू इंडिपेंडेंस, यू नो, ब्रिटिश इंडिया से हट के इन द बिल्डअप टू इंडिपेंडेंस एक बंगला संगीत मूवमेंट था। तो तपन कुमार वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट मूवमेंट बिकॉज ही वॉज सिंगिंग दीज मॉडर्न बंगला सॉन्ग्स। तो किताब पढ़ के मुझे ये लगा कि दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग बनाने में, मतलब ऑब्वियसली उनकी एक्टिंग को ही सारा क्रेडिट जाता है, लेकिन म्यूज़िक एक बड़ा रोल अदा करता है जी। और ए मेरे दिल कहीं और, ए मेरे दिल कहीं और चल, ए मेरे दिल कहीं और चल। तो इस गाने के मतलब इसको फिल्म में ऐड करवाने के लिए डायरेक्टर ने अलग से शूट करवाया, मतलब शूट खत्म हो चुका था। जो ये तो आरजू की आप बात कर रहे हैं। आरजू का जी, है। हाँ, तो ये एक दूसरा गाना है, ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई ना हो। ये जी। तो तो उसके ये बाद दिलीप अनिल साहब से तो बिस्वास उनका की ऐसा बात। रिश्ता बना है कि वो दशकों तक वो बना ही रहा। जी। इनफैक्ट अभी जब मेरे एक बुक टॉक में फिल्म मेकर मुजफ्फर अली साहब आए थे, तो वो ये ट्रेजेडी किंग फेस की बात कर रहे थे। तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोली। उन्होंने बोला कि ऐसी आवाज़ जो दिलीप कुमार को अमर कर जाए, क्योंकि हम लोग सिर्फ दिलीप कुमार साहब की एक्टिंग की बात करते हैं, मगर जैसे मैंने किताब में भी लिखा है कि उनका जो ट्रेजेडी किंग फेस था वो उनकी तलत महमूद की आवाज़ के बिना इनकम्प्लीट था। तो मुजफ्फर अली साहब ने एक ऐसी खूबसूरत बात कही कि ऐसी आवाज़ जो दिलीप कुमार को अमर कर जाए।
So I think that was a really phenomenal thing to say. रफ़ी से पहले वही उनकी आवाज़ बने। जी बिल्कुल। और मतलब जब रफ़ी भी जब अपने जलवा में रहे तब भी मतलब कह नहीं सकते कि वो उनकी आवाज़ है, दोनों ही उनकी आवाज़ बने रहे जी। लेकिन पहले शायद तलत साहब बन गए थे। और उन्होंने कहा भी था कि मेरे जो दिलीप कुमार साहब का एक कोट भी है जो मैंने किताब में इंक्लूड किया है कि he was my music soul. His voice was my musical soul. You know, I mean, इस तरीके से suitable था। दिल भी बड़ा रखते थे जब उनका करियर चल पड़ा जी। और उनके पास मधुमती के गाने आए तो उन्होंने खुद नहीं लिए, किसी और सिंगर को दे दिए सारे के सारे। सिंगर कौन था और क्यों दे दिए थे? तो ये किस्सा हमारे घर में इसके बारे में बात होती थी। इट वाज पब्लिकली इसके बारे में किसी इंटरव्यू में या किसी मैगज़ीन को कभी ऐसे कुछ बताया नहीं गया और हम लोग को घर में पता था कि ऐसी एक बात हुई थी। पब्लिक वेरिफिकेशन अभी कुछ साल पहले ही आया था तो मैंने सोचा मैं भी अपने किताब में बता ही दूँ। पब्लिक वेरिफिकेशन जब आया, जब मधुमती फ़िल्म की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही थी, तो जो फिल्म मेकर थे बिमल रॉय, उनकी बेटी ने एक किताब द मेकिंग ऑफ मधुमती लिखी। तो उसमें उन्होंने ये पब्लिकली वेरीफाई भी कर लिया कि ये किस्सा हुआ था। और ये किस्सा ये था कि जब मधुमती फ़िल्म बन रही थी तो दिलीप कुमार साहब थे और बिमल रॉय थे फिल्म मेकर, और उस वक्त दिलीप कुमार साहब की आवाज़ तलत महमूद थे। तो सारे गाने, पूरा एल्बम मतलब उन्हीं के नाम था कि सारे गाने तलत ही गाएंगे। बट उस वक्त उनके जो दोस्त थे, जो गायक मुकेश जी थे, उनकी सिचुएशन थोड़ी टाइट चल रही थी, रिकॉर्डिंग्स मिल नहीं रही थी। बिकॉज एक आर्टिस्टिक लाइफ में, स्पेशली इन फिल्म्स, चाहे आप सिंगर हो, कोरियोग्राफर, डायरेक्टर, एक्टर, बहुत जब अप्स होते हैं तो बहुत हाई होते हैं, जब डाउन्स होते हैं एकदम से तो बिल्कुल रॉक बॉटम हो जाता है और फ्लक्चुएट करता रहता है। तो उस वक्त एक ऐसी सिचुएशन थी मुकेश जी की ज़िंदगी में कि उनकी सिचुएशन बहुत मुश्किलात से वो गुज़र रहे थे। तो तलत नाना ने बोला कि इन गानों की ज़रूरत मुकेश को है और ये इनको दे दो। तो उन्होंने ख़ास करके एक मीटिंग में मतलब बैठ के दिलीप कुमार और बिमल रॉय को बैठ के समझाना पड़ा कि मैं इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि उसको ज़रूरत है, तो किसी को किसी इस बात का बुरा ना लगे। बट हैरत की बात ये है, अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूँ कि एक आर्टिस्ट होने के नाते, क्योंकि आर्टिस्ट के जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो थोड़ी लिमिटेड होती हैं करियर में। अगर आप बहुत लकी हैं, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी, साल में रिकॉर्डिंग्स बहुत ज़्यादा नहीं होती जी थी। तो जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आप वो ले लेते हैं दोनों हाथों से। मगर तलत नाना ने ऐसे किया कि सिर्फ एक गाना मुकेश जी को नहीं दिया, मतलब पूरे फिल्म का एल्बम ही दे दिया, मतलब सारे ही गाने दे दिए। तो आई फील इट वाज रियली अ एक्सेप्शनल एक्ट ऑफ जेनरोसिटी एंड एम्पैथी फॉर अ फ्रेंड कि सारे गाने मधुमती को मुकेश जी को दिए गए। और एल्बम कितना हिट हुआ उसका। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसी कड़ी में फाइनेंशियल कंडीशन वाली बात तो नहीं है, लेकिन एक स्ट्रगलिंग स्टार, जी ये दुनिया पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी नहीं सुन पाती अगर तलत महमूद नहीं होते। तो उनको फिल्मों में लाने का क्या किस्सा था? इसमें बता दूं कि वो नए टैलेंट को भी आगे लाने में दिल बड़ा रखते थे। जी जी जबकि वो खुद बहुत बड़े स्टार थे। जी जी। जब आपने नए टैलेंट की बात की तो इसमें सुमन कल्याणपुर जी भी थी, जिनको हाल ही में पद्म भूषण मिला, और उनकी आवाज़ लता दीदी से बहुत मिलती थी। इनफैक्ट कई गाने उन्होंने डुएट्स मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ गाए, तो ऐसा लगता था वो लता रफ़ी का डुएट है, बट वो एक्चुअली सुमन कल्याणपुर रफ़ी का डुएट होता था। तो उनको भी उन्होंने ही स्पॉट किया तलत नाना ने एक कॉलेज कॉम्पिटिशन में, जब वो गा रही थी और वो इतनी खूबसूरती से गा रही थी। तो उनका जो पहला फिल्म ब्रेक था वो तलत नाना के साथ ही एक डुएट था और वही उनको लाए थे फिल्म इंडस्ट्री में। बट पंडित जी की जैसी आप बात कर रहे हैं, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, जिन्होंने मेरी किताब में फॉरवर्ड भी लिखा है, और उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत कनेक्ट के बारे में लिखा है कि क्या उनका एक कनेक्शन था एज एन आर्टिस्ट, और वो यकीन नहीं कर पाए कि वो उनके गाने में बांसुरी गाएंगे, क्योंकि वो इतने खूबसूरत राजा जैसे आदमी थे। वो उनके वही लफ्ज़ हैं कि ये बिल्कुल राजा जैसे आदमी थे, और मैं तो उनको सिर्फ तलत महमूद नहीं, उस्ताद तलत महमूद कहूँगा कि इतना खूबसूरत आदमी मैंने कभी देखा नहीं। तो वो भी बहुत एक्साइटेड थे कि जब वो स्टूडियो के अंदर आए, और ये आप जिस गाने की बात कर रहे हैं वो फिल्म जहाँ आरा की है, सबसे ही ज़्यादा मदन मोहन जी की जो मशहूर गज़ल है
फिर वही शाम, जी। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई। उसके बाद जो बांसुरी बजती है वो पंडित जी की है। और तलत नाना ने पंडित जी को पहली बार AIR कटक में सुना था, और AIR कटक में उन्होंने अपनी शुरुआत की बांसुरी बजाने की। तो एक बार तलत नाना वाज अ विजिटिंग आर्टिस्ट इन AIR कटक रेडियो, तब उन्होंने सुनी उनकी बांसुरी। फिर उनकी पहली फिल्मी रिकॉर्डिंग बॉम्बे में तलत महमूद के साथ हुई। फिल्मों के अलावा भी जो नॉन फिल्मी गायक वो तो है ही जी। सरकार ने भी उनकी आवाज का खूब इस्तेमाल किया, जो भूदान आंदोलन चला था जी। तो मैं बता सकता हूँ किस्सा, लेकिन आप बताएं तो बेहतर है। नहीं, थोड़ा आप भी बताइए। उसमें ये था कि विनोबा भावे के नेतृत्व में चल रहा था और सरकार भी उसमें उसको आगे बढ़ाया। हाँ। तो बाद में कहा कि भाई किस सिंगर को हम करें कि जिसकी आवाज इतनी इन्फ्लुएंस करे कि जिसके पास भी इतनी जमीन है कि वो दे सकता है, वो देने के लिए मजबूर हो जाए, इंस्पायर हो जाए। तो उस इन्फ्लुएंस के लिए मतलब तलत साहब की आवाज का इस्तेमाल किया। जी जी। तो थोड़ा आप बताइए उस बारे में। तो वो ये डिस्कवरी ऐसी हुई कि तलत महमूद की एक ये जो मैंने बायोग्राफी लिखी, उनकी जीवन कथा, ये तो सबसे पहले लिखी गई है, मगर उन पे जो किताबें जो पहले आ चुकी हैं, एक उनकी किताब है जो उनका गीत कोश है। ही वॉज द फर्स्ट सिंगर जिसके गीत कोश निकाला गया, लाइक सॉन्ग डिक्शनरी, कि आपके सारे गानों का एक साथ एक कंपाइलेशन हो। तो वो गीत कोश को मैं पढ़ रही थी अपने रिसर्च के टाइम। तो उनके रीजनल सॉन्ग्स बहुत थे, तो कुछ गुजराती गाने आए, तो मैंने बोला ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, पता किया जाए कि कौन से गुजराती गाने हैं। तो मैंने वो गुजराती गाने पढ़े, फिर दोस्तों वगैरह से उनका ट्रांसलेशन मांगा, और फिर उस रिसर्च के दौरान पता चला कि ये गुजराती गाना भूदान की ही था। वो सरकार ने उनसे रिकॉर्ड करवाया, HMV ने फिर उसको रिलीज़ किया कि टू इंस्पायर, जैसे आपने बोला, टू इमोशनली इंस्पायर पीपल, के वो डोनेट करें लैंड फॉर व्हाटएवर पर्पस एट दैट टाइम वाज विद पंडित नेहरूज गवर्नमेंट। तो उनके रीजनल सॉन्ग्स रिसर्च करते टाइम ये आया कि मुझे जब पता चला गुजराती उन्होंने गाया, तो क्यों गाया, कैसे गाया, तो तब ये पता चला। पहली पंचवर्षीय योजना में ये काम हुआ था। बिल्कुल। तो लेकिन तो ये नहीं लिखा है कि किसी ने जमीन बेची कि नहीं बेची। हाँ, मगर इट वाज अ सक्सेसफुल मूवमेंट, और अगर HMV ने रिकॉर्ड कराया तो यकीनन सब जगह रेडियो में बजा होगा। बेची से मतलब उनकी आवाज़ के बाद ये भी अगर होता तो और मज़ेदार होता। पर आप ये देखिए किताब में आप मुझे बताइए कि क्या आपको ऐसा लगा कि क्योंकि वो उस एरा के थे, इट वाज मूविंग अलोंग विद द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कि हमारे नया देश जो था, इंडिपेंडेंट इंडिया एक नया देश था, इतने सारे एम्बिशंस थे कि देश के लिए काम करो, देश के हित में काम करो, वो उस जनरेशन के थे ये सारे आर्टिस्ट। सो इट्स रियली मूव्ड अलोंग विद द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। वैसे भी एज ए गायक के तौर पे देखा जाए जी, तो केवल यही देखना है कि भाई आवाज़ का असर कितना था। इसमें मुझे मेरठ का जो निषाद टॉकीज था सिनेमा हॉल, हाँ, वो भी बड़ा दिलचस्प है कि वो फिल्में चल रही हैं, नहीं चल रही हो तो बात की बात है, लेकिन अगर टिकट बेचने हो तो वो मालिक एक काम करता था, उसमें भी तलत साहब की आवाज़ का कि लाउड स्पीकर में उनके गाने बचे तो लोग आ जाएंगे टिकट खरीदने। उनके गाने बजते और लोग इकट्ठा हो जाते थे। जी जी। एक बात नूरजहां की कर लेते हैं। अच्छा। उन्होंने उनका एक फ़ोन आया था तलत साहब को जी। क्यों आया था और क्या ऑफर था? तो नूरजहां बेगम का फ़ोन तलत महमूद को तब आया था जब वो कराची में एक टूर के लिए गए थे, म्यूज़िकल टूर के लिए, और उनके भाई वहाँ थे, वो अपने भाई के साथ रह रहे थे, कमाल महमूद के साथ। तो उनका कॉन्सर्ट वहाँ हुआ था, उसकी भी बात आप करेंगे कैसे मजमा जमा हो गया था, मगर बहरहाल तो मगर उनका टूर सिर्फ कराची में था, लाहौर वो जा नहीं पाए, तुरंत वापस आ गए रिकॉर्डिंग्स के लिए, और नूरजहां बेगम उस वक्त लाहौर में थी तो मुलाकात नहीं हो पाई। तो उन्होंने कॉल किया और उन्होंने कहा देखो तुम्हारे बहुत दीवाने हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, बहुत लोगों को ज़रूरत है तुम्हारी आवाज़ की, अब तुम यहीं रुक जाओ। और ये क़िस्सा जो था इंडिपेंडेंस के बहुत बाद का था, क्योंकि 1947 में इंडिपेंडेंस हुई, आपने इरादा कर लिया कि भाई हम तो हिंदुस्तान में रहेंगे, हम भारत का हिस्सा हैं, और ये क़िस्सा जो था वो 1960s का था, अर्ली 1960s का।
तो द डिसीजन हैड ऑलरेडी बीन मेड दैट यू वांट टू स्टे इन इंडिया एंड यू वांट टू लिव योर लाइफ एज एन इंडियन। मगर उसके 20 साल बाद भी लोग उनके पीछे पड़े थे, भाई तुम इसी तरफ आ जाओ, यहाँ तुम्हारी बहुत ज़रूरत है तुम्हारी उर्दू गज़लों की और सब। और मैं अपना एक आदमी भेजती हूँ और वो ब्लैंक चेक भेजेगा और 9 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट और तुम्हारी मुंह मांगी रकम, जो लिखना है लिख दो। जो लिखना है लिख दो। और अब किसी कलाकार को कोई बोले मुंह मांगी रकम, और कलाकार जैसे आप जानते हैं स्ट्रगल करते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, बट उनको एक ऐसा ऑफ़र दिया जाए कि तुम सरहद के इस पार रुक जाओ और ब्लैंक चेक ले लो और मुंह मांगी रकम भर दो। तो उन्होंने बोला भाई ये तो बहुत आपके बड़ा दिल है आपकी ये बात करने के लिए, मगर मैंने तो अपना इरादा 1947 में ही बयान कर लिया, मैं कहाँ रहना चाहता हूँ और मुझे ये इनकार करना पड़ेगा। यहाँ पे जिक्र आता है एक रिटायर्ड अधिकारी का जी, जिसका नाम तो आपने नहीं लिखा है, लेकिन आपने कहा है कि उसने अपने एक आर्टिकल में कह दिया कि तलत साहब तो पाकिस्तान चले गए थे। कौन था वो अधिकारी और बाद में आपने कैसे इस चीज़ को? जी भाई उनका नाम मैंने लिखा भी नहीं है और मैं नाम भूल भी चुकी हूँ अब। मगर वो किस्सा मेरे दिल को बहुत बड़ा धक्का दिया। किस्सा है कब का? किस्सा अभी का है, 2019 का। अच्छा। और उस वक्त जिस पब्लिकेशन में ये ऑनलाइन ओपिनियन कॉलम आया कि ये बोला कि तलत महमूद भी ऐसे थे जो हिंदुस्तान को छोड़ के पाकिस्तान चले गए। और बताइए तलत महमूद एक ऐसे शख्सियत हैं जिसमें भारत सरकार ने पद्म भूषण दिया, जिसने भारत सरकार ने उनके नाम कमेमोरेटिव स्टैम्प रिलीज़ किया। और मैं सोच नहीं पाई कि किसी के दिमाग में इतना बड़ा कन्फ्यूजन कैसे हो सकता है कि एक इतने फेमस आदमी जिसकी हर बात रिकॉर्डेड है एज पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, वो कन्फ्यूजन किसी के दिमाग में कैसे हो सकता है। या तो कन्फ्यूजन था या तो इल इंटेंट था, आई डोंट नो, आई कांट से वेदर इट वाज अ मैल इंटेंशन और वेदर इट वाज कन्फ्यूजन। बहरहाल इत्तेफाक से मैं उस वक्त उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही थी, मैं उसके ऑर्गेनाइजेशन के टेलीविज़न विंग में काम करती थी और ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑनलाइन प्रिंट विंग था जी। तो मैंने कुछ पता किया टीम से, इंटरनली कुछ नंबर ढूंढे, बात की अब उनके टीम से कि ये आर्टिकल कैसे चला गया पब्लिक में। और आपको तो पता है कि जब इंटरनेट में ऑनलाइन में ऐसी कोई गलत बात जाए, वो कॉपी पेस्ट होकर रिपीट होती रहे, तो फिर आप लड़ते रहिए, लोगों को समझाते रहिए ये फेक न्यूज़ है या पोस्ट ट्रूथ है। तो फिर मैंने उनसे एडिटर से बात की, ऐसे देखिए आप, आई डोंट थिंक आपके प्लेटफॉर्म पे ऐसी भयानक गलत बात होनी चाहिए, आप इसका कुछ करिए। तो उन्होंने फिर उसको एडिट करके डिलीट करके सही बात रिलीज़ की। एंड मैं समझती हूँ मैं बहुत खुशकिस्मत थी उस वक्त कि मैं उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही थी और मुझे पता भी नहीं था ये ऑनलाइन आर्टिकल आया था, किसी और ने मुझे भेजा लिंक के। तो मुझे उस बात से बहुत बड़ा धक्का लगा। 16 भाषाओं में उन्होंने गाने गाए जी, पूर्वोत्तर से लेकर पूरे साउथ नीचे तक, मलयालम तक गाने, तेलुगु मलयालम, तो उसमें बीच में यूपी भी पड़ता है और वहाँ आती है भोजपुरी। तो आज के डेट में भोजपुरी काफ़ी मशहूर संगीत है लेकिन बदनाम भी है। तो तलत साहब ने भी कुछ भोजपुरी गीत गाए थे। आप हमें बताइए कि उस टाइम पे गीत कैसे बनते थे और उन्होंने कौन से गाने गाए? एक तो है लाल लाल हटवा पे, अगली लाइन उसकी क्या है? लाल लाल होटवा से बरसे ललिया। तो भाषा तो मीठी है, मीठी छेड़खानी वाली भाषा है। और उस वक्त का जो कॉम्पोजिशन था गाने का वो उसी टाइप का था, मेलोडियस, ज़्यादा झटके मटके वाले टाइप का नहीं था जैसा आज है। हाँ, जैसे आज है। थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा कि उनकी आवाज़ से, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि उनकी बहुत तमीज़ वाली आवाज़ थी। अभी परसों ही मुझे किसी ने बोला कि वो भी एक पत्रकार थे और उन्होंने देवानंद साहब के साथ एक इंटरव्यू किया था। तो देवानंद साहब ने उनको बोला कि जब तलत मेरे लिए गाते थे तो मैं बड़ा तमीज़ में आ जाता था। मैं अपने हाथ वाथ कम हिलाता था, सरवर कम हिलाता था। मैं सोचता था भाई ये बहुत ही तमीज़दार वाली आवाज़ है, इसमें थोड़ा सीरियस और थोड़ा डिग्निटी, रिस्पेक्टफुली कुछ मेरे जेस्चर्स हो। उनके इतने सारे हिट्स हैं उनके साथ, स्पेशली द फिल्म फेयर अवार्ड विनिंग जाएँ तो जाएँ कहाँ, जो जुहू बीच पे बैठ के गाते हैं, आई फॉरगेट द नेम ऑफ द फिल्म, बट जाएँ तो जाएँ कहाँ। तो
उस टाइप की उनकी आवाज़ थी कि बहुत ही ये तमीज़दार आवाज़ है, तो अजीब सा लगता है कि वो भोजपुरी कैसे गाएंगे, मगर आप उसको सुनिए, आपके दर्शक सुने, वो ऑनलाइन है, बड़ा मीठा मीठा साउंड करता है भोजपुरी भी उनकी आवाज़ से। बाल ठाकरे का इससे जुड़ा भी किस्सा है। अच्छा, हाँ। उनका नाम आते ही मतलब सीधा एक इमेज बनती है जी। कि भाई ये एंटी मुस्लिम है, हाँ। लेकिन उन्होंने अपने बाग से खुद फूल तोड़कर हाँ। तलत साहब को भेजे थे। क्यों भेजे थे? अब ये देखिए, इतना ख़ास, जैसे हम अपने न्यूज़ के भाषा में बोलते हैं, एक्सक्लूसिव किस्सा है। जी। और मैं खुशकिस्मत हूँ क्योंकि वो मेरे नाना थे, तो मुझे ऐसे एक्सक्लूसिव किस्से बहुत पता हो गए। और ये किस्सा मेरी मम्मी ने मुझे बताया जी। क्योंकि वो एक बार स्कूल से वापस आई और तलत नाना के वाज़ में ये बहुत खूबसूरत गुलाब के फूल रखे हुए थे, और उन्होंने बोला, भाई ये कहाँ से आए इतने खूबसूरत, ये मुझे चाहिए। छोटी बच्ची थी उस वक्त जब वो स्कूल से आई, और किसने दिए, तो तब पता चला कि बाल साहब ठाकरे ने, बाला साहब ने उनको हाई टी पे बुलाया अपने घर, और उस वक्त उन्होंने कुछ मराठी गाने गाए थे, और उसी साल के आसपास उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सिंगर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला था फॉर वन ऑफ हिज मराठी सॉन्ग्स। यश है अमृत झाला, ऐसा था मराठी गाना। तो अवार्ड भी मिल गया था उसके लिए। जी, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अवार्ड दिया गया था। तो तब उन्होंने बाला साहब ने उनको घर पे बुलाया और बोला कि मैंने इतने मराठी गाने सुने हैं, मगर तुम्हारी आवाज़ में ऐसा सोज है, ऐसा एहसास है कि मैंने कभी सुना ही नहीं मराठी गानों में। कहा है उन्होंने? हाँ, ये उन्होंने कहा है। तो यही वो ख़ास मुलाकात थी जब वो गए, उन्होंने अपने बाग से गुलाब के फूल तोड़े और उनको दिए। मतलब खूबसूरत किस्सा है, बिकॉज इट्स ऑल्सो एन इंसाइट इनटू हाउ मनी लाइव्स एन आर्टिस्ट टचेस, एंड ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ लाइव्स, चाहे आप पत्रकार हो, आप राजनीति में हो, आप बिजनेस में हो, आप पॉलिटिक्स में हो। आर्ट की तो कोई बाउंड्रीज़ भी नहीं होती, वो सरहद के पार भी लोगों को छूता है और अक्रॉस प्रोफेशंस भी लोगों को छूता है। सरहद के बाहर से आपने वो अफ़गानिस्तान के बादशाह ज़ाहिर ख़ान, हाँ, यस, उन्होंने 1964 में कॉन्स्टिट्यूशन लाकर डेमोक्रेसी लाने का दावा किया। जी, और तब उसका बहुत बड़ा जश्न मना जी, और उसमें पाकिस्तान से भी बड़े बड़े गुलकार आए और हिंदुस्तान से तलत साहब भी पहुंचे थे। तो वहाँ नज़ाकत अली और सलामत अली भी आए थे। बहुत दिलचस्प है कि वो वहाँ पे तलत साहब की फिल्मी सॉन्ग गा रहे थे, जबकि वो क्लासिकल सिंगर हैं। हाँ। बहरहाल लेकिन किस्सा ये है कि वहाँ पे प्रोटोकॉल का एक मामला था जी, कि ऐसे खड़े रहना है, ऐसे खाना है, ऐसे बैठना है, ऐसे इतना तस्वीर गाना नहीं है, लेना। ऐसे तस्वीर नहीं लेनी है। बादशाह सलामत को ये पसंद नहीं है, इस लाइन से बाहर नहीं जाना। लेकिन जब बादशाह सलामत आए तो फिर कुछ और ही काम हो गया। तो बादशाह सलामत जब आए, किंग ज़ाहिर शाह, हाँ, किंग ज़ाहिर शाह जब आए तो वो इनके इतने बड़े फ़ैन थे कि उनके साथ तस्वीरें खींचने लगी। जो प्रोटोकॉल ऑफिसर थे वो तो एक तरफ खड़े हो गए। वो लिस्ट लेके आए, उन्होंने उनके हाथ में कहा कि ये तुम्हें 2 नहीं, ये 22 गाने तुम्हें गाने हैं, डूज एंड डोंट्स एंड हाँ, वो सब वो निस्ते नाबूद उन्होंने वही कर दिया। तो फिर तस्वीरें भी ढेर खींची और फिर मैं वही किस्सा बयान करूँगी कैसे कि एक आर्टिस्ट कितने लाइव्स को छूता है और किस हद तक उनकी ज़िंदगी का इम्पैक्ट होता है। तो जब तालिबान गिरा था 9/11 के बाद अर्ली 2000 में, और जब उनकी नई सरकार बनी और किंग ज़ाहिर शाह को वापस वेलकम किया गया देश में, बिकॉज ही वाज इन एग्जाइल ऑल दिस टाइम, तो मैं तो अपनी रोज़ न्यूज़ की हेडलाइंस पढ़ रही थी दैट किंग ज़ाहिर शाह इज़ बैक इन द कंट्री एंड ऑल। अपने सारे बुलेटिन्स करके मैं वापस घर आई तो मेरी मम्मी ने मुझसे बोला, तो किंग ज़ाहिर शाह तुम्हारे बुलेटिन में आज थे? आई सेड हाँ, इट्स ऑल ओवर द न्यूज़, इट्स अ बिग थिंग दैट किंग इन एग्जाइल हैज़ कम बैक आफ्टर डेकेड्स बैक टू अफगानिस्तान। ही सेड वो तलत नाना के बहुत बड़े फ़ैन थे। आई सेड अच्छा ठीक है। तो मतलब the relevance and presence of his just continued, you know, so many years after. जी, नौशाद साहब की अब बात करते हैं। अच्छा। फिल्म इंडस्ट्री का इतना बड़ा म्यूजिक कंपोजर वो रहे, बिल्कुल, लेकिन एक फिल्म बाबुल के बाद तलत साहब के साथ शायद कभी काम नहीं किया है, और लव एंड हेट रिलेशनशिप आपने उसमें लिखा है। तो क्या वजह थी? मतलब इतना ऐसा तो है नहीं कि रफ़ी साहब को रेफरेंस का जो जलवा था, जी, क्या उससे अभिभूत होकर
उन्होंने कभी तलत साहब को अप्रोच नहीं किया जी। या कुछ टेम्परामेंट का इशू था? ये मैंने भी बहुत समझने की कोशिश की, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, फैमिली में अलग अलग क़िस्सों के बारे में बात सुनी। ऐसा तो नहीं है कि बाबुल फिल्म जो थी दिलीप कुमार साहब के साथ, विच वाज वन ऑफ द फिल्म्स ऑफ द दिलीप तलत पार्टनरशिप, और जिसमें मैं समझती हूँ नौशाद साहब ने तलत नाना की आवाज़ इतनी एक्सप्लोर की कि मैंने उसके बाद इतना एक्सप्लोरेशन सुना नहीं, क्योंकि बाबुल में ऐसे गाने हैं कि वो बिल्कुल बॉटम मोस्ट नोट पे गा रहे हैं, बिल्कुल डीप पिच पे तलत नाना की आवाज़ कुछ ऐसी है बाबुल में, और फिर सडनली इट शूट्स अप टू द हाईएस्ट पिच। तो नौशाद साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उनकी आवाज़ का इस्तेमाल किया, अप एंड हाई नोट्स में फ्लक्चुएट करके, न्यू साउंड्स एंड एक्सपेरिमेंट। तो बाबुल वाज अ ग्रेट हिट जैसे आपने कहा, बट व्हाट वाज देयर रिलेशनशिप, जिसके बारे में बोला भी गया है कि ऐसा नहीं है उन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं की, 2 और फिल्मों की रिकॉर्डिंग हुई थी, आदमी और पलकी। जी, आदमी और पलकी 2 ये फिल्में थी जिनकी रिकॉर्डिंग हुई थी नौशाद साहब के साथ, मगर सर्कमस्टांसेस ऐसे थे या डिसीजंस ऐसे थे कि उनकी आवाज़ बदल दी गई, लास्ट मिनट किसी और से गवा दिया, या वो गाने को रिलीज़ नहीं किया। तो ऑब्वियसली थोड़ा खट्टापन था, और आई थिंक आर्टिस्ट के टेम्परामेंट जब नहीं मिल पाते तो फिर काम भी एक साथ नहीं हो पाता, बिकॉज नौशाद साहब वाज इन माई अंडरस्टैंडिंग ही हैड एन आइडिया कि जो सिंगर है वो एक टाइट शेड्यूल में चले, रियाज का टाइम है, क्लासिकल ट्रेनिंग का टाइम है, या आई मीन प्लीज़ फॉरगिव मी इफ़ आई एम मिस्टेकन, बट आई फेल्ट दैट ही वाज स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर, और एक आइडिया था दैट दिस इज़ हाउ अ सिंगर शुड बी। But on the other hand, Talat Nana was more experimental and exploring new ideas and new, तो वो गज़ल भी गाते थे, नॉन फिल्मी, उनका जो नॉन फिल्मी गज़ल करियर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। इनफैक्ट उन्होंने इंडिया में जो इंडिपेंडेंट गज़ल म्यूज़िक इंडस्ट्री है वो उन्हीं ने इस्टेब्लिश की, उन्हीं को देखते दूसरे आए। तो वो नॉन फिल्म एक्सपेरिमेंट भी करते थे, गज़ल के जॉनर में भी एक्सपेरिमेंट करके गिटार और ड्रम्स लगाते थे, रीजनल सॉन्ग्स भी गाते थे, वर्ल्ड टूर्स भी करते थे, फिर एक्टिंग भी करते थे। तो उनके दिन और उनके शेड्यूल मुख्तलिफ़ चीज़ों में बटा हुआ था, बट शायद एक तरफ नौशाद साहब का आइडिया हो कि सिंगर ऐसे फोकस रखे, तो आई थिंक नहीं करना चाहिए जी। सो आई थिंक इट वाज अ डिफरेंस ऑफ टेम्परामेंट्स, और इसमें लॉस सिर्फ म्यूज़िक का हुआ है। लेकिन नौशाद साहब का जिक्र होगा तो रफ़ी साहब अपने आप जी दिखाई देते हैं। किताब में आपने उस गोल्डन एरा के हवाले से हर सिंगर का जिक्र किया है जो तलत महमूद साहब की आवाज़ को मानते थे, लेकिन रफ़ी का कहीं जिक्र नहीं है। केवल जो उनके जो फौत का वक्त था जब तलत साहब वहाँ गए और वहाँ उनका माथा चूम लिया जी, और ये तक कहा कि इस दुनिया को मेरे से ज़्यादा रफ़ी की ज़रूरत थी, लेकिन रफ़ी के हवाले से ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों? मतलब क्या उनके बीच भी रिश्ता ठीक नहीं था? वो इसलिए कि आपने लिखा है कि ये बताता है, तलत का ये बयान बताता है कि भाई उन दोनों के बीच जो अफवाहें उड़ती थी रिश्ते ठीक ना होने की है, हाँ। वो गलत थी। तो वो ऐसी अफवाहें उड़ी क्यों? क्योंकि मे बी वर्जन सॉन्ग्स की वजह से ऐसी अफवाहें उड़ी कि जो रिप्लेसमेंट वाली बात थी, पलकी का गाना और जो दूसरा गाना था आदमी का, वो उनकी आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब से रिप्लेस कर दी गई, या किसी और म्यूज़िक डायरेक्टर ने बोला मोहम्मद रफ़ी तुम्हारे लिए प्लेबैक करेंगे जब उनके एक्टिंग हो रही थी। तो आई थिंक वो रिप्लेसमेंट की वजह से अफवाह उड़ी, एंड शायद थोड़ी स्कर्मिश फ्रिक्शन रहा हो, बट जब रिप्लेसमेंट हो जाता है एक आर्टिस्ट के लिए, तो हम तो आजकल भी सुनते हैं कितने गायकों के साथ बिहाइंड द सीन्स रिप्लेसमेंट हो जाता है, फिल्म में किसी और की आवाज़ आ जाती है, सिंगर को बाद में पता चलता है, तो थोड़ा फ्रिक्शन तो रहा होगा। बट आई थिंक गोल्डन एरा में सारे आर्टिस्ट की ये खासियत थी कि, और इसमें फिर देश के जुनून के बारे में बात आती है कि वो उस जनरेशन के थे जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल देखा, पार्टीशन देखा और इंडिपेंडेंस देखा, और नया देश बनाने में सारे गोल्डन एरा के जो हमें आर्टिस्ट हैं उनका फोकस ज़्यादा था कि हिंदुस्तान और भारत के लिए काम किया जाए, हम अपना नया म्यूज़िक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करें, फिल्म इंडस्ट्री, यू राइज अबव योर पर्सनल डिफरेंसेस एंड वर्क फॉर द लार्जर गुड ऑफ द कंट्री एंड फॉर द लार्जर गुड ऑफ म्यूज़िक एंड द आइडेंटिटी ऑफ इंडियन म्यूज़िक। तो
इतनी ज़्यादा कड़वी राइवलरी गोल्डन एरा के आर्टिस्ट में नहीं देखने को मिलती है। दोस्ती ज़्यादा थी, इंटरेक्शन ज़्यादा था। आजकल के हिसाब, आजकल का तो माहौल बहुत अलग है। तो महज 40 साल की उम्र में 1964 के बाद उनके लिए हिंदी फिल्मों के जो अप्रोच थी वो आना बंद हो गई थी, कमी आती थी। क्या ये नौशाद साहब वाला फैक्टर और रफ़ी वाला फैक्टर, रफ़ी का फैक्टर से मैं डोमिनेशन की बात कर रहा हूँ, वो डोमिनेट कर रहे थे उस वक्त इंडस्ट्री को, और नौशाद साहब से कथित तौर पे दुश्मनी हो गई, क्या इसीलिए उनके लिए दरवाजे बंद हो गए? नहीं, ऐसी कोई दुश्मनी का लफ्ज़ तो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि जब तलत नाना गुज़रे तो नौशाद साहब ने जब उन्होंने बात की उनके गुज़रने पे, तो उन्होंने उर्दू में एक लफ्ज़ बोला था जो मैं भूल रही हूँ, तगज़्ज़ुल गज़ल। जी, तगज़्ज़ुल गज़ल, मतलब यू आर द एपिटमी ऑफ गज़ल, मतलब आपकी आवाज़ ही गज़ल का डेफिनेशन है। तो ऐसी कोई दुश्मनी की बात नहीं थी, बट सर्टन डिसीजंस एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ दैट टाइम। और रफ़ी साहब का जो डोमिनेशन था वो कोई पॉलिटिक्स की वजह से या किसी क्लैंडस्टाइन प्लान की वजह से डोमिनेशन था नहीं था, वो उनकी जो लिमिटलेस टैलेंट था रफ़ी साहब का, वो उसी वजह से वो डोमिनेशन था। और सबके अपने अपने एक सिग्नेचर स्टाइल था। तो तलत महमूद का जो सिग्नेचर स्टाइल था, जो सॉफ्टनेस थी, जो सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए थी, या हैप्पी सॉन्ग्स भी उनके जो हैप्पी और फास्ट सॉन्ग्स हैं, मगर वो भी सॉफ्ट ही रोमांटिक रहते थे। और एंड ऑफ द 1960s एंड बिगनिंग 1970s हम लोग पॉप, रॉक एंड रोल, सॉरी पॉप तो बाद में आया, रॉक म्यूज़िक का बहुत इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग हो रहा था। तो उसमें ऑर्केस्ट्रेशन, ऑर्केस्ट्रा लाउड हो रहा था, तो इनकी जो नरम सी आवाज़ थी वो दबी जा रही थी उसमें। ये एक टेक्निकल बात है जी। तो आई डोंट थिंक इट वाज anything to do with any professional rivalry or animosity or fights. It was only that the style of music had changed and he understood कि उनका जो स्टाइल था वो अलग था, और इसको उन्होंने माना भी है। वो एक जगह लिखते हैं कि जो जिस स्टैंडर्ड में उन्होंने काम किया उस तरह का काम हो नहीं रहा था। वर्जन सॉन्ग से वो बहुत नाराज थे जी। तो उन्होंने कहा कि मैंने, ये मेरी चॉइस थी। यस, ये भी एक बात है। बिल्कुल। और उन्होंने बड़े पॉजिटिवली इसको लिया, ये नहीं कि बैठे रहे और कुड़ते रहे या गम में डूब गए। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि ये राइवलरी, मतलब सॉरी, इस फिल्मी सॉन्ग्स भले ही बंद हो गए, लेकिन इससे ये नहीं हुआ कि तलत महमूद एक हिट सिंगर नहीं रहे। राइट। वो बराबर बने रहे, लेकिन उनका काम करने का जो इलाका था वो कुछ और हो गया जी। उसके बारे में बताइए कि कैसे वर्ल्ड टूर करना शुरू किया। सबसे पहले शायद उन्होंने ही शुरू किया जी। तो वो उन्होंने अपने नॉन फिल्म गीतों पे और गज़लों पे उनकी रिकॉर्डिंग चल रही थी। फिल्मी रिकॉर्डिंग चाहे कम हो गई हो, मगर उनकी जो गज़ल करियर था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा था। और फिर आपने वर्ल्ड टूर्स का बात किया, वो इंडिया के पहले प्लेबैक सिंगर थे जिन्होंने वर्ल्ड टूर शुरू किया, जिन्होंने ये शुरुआत की। वो 1956 में था। तो 1956 में तो ही वॉज इन द पीक ऑफ हिज करियर। उनके फिल्मी गाने थे, उनके एक्टिंग असाइनमेंट्स थे, उनके गज़लें भी चल रही थी। तो उस वक्त उन्होंने ये वर्ल्ड टूर ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में शुरू किया इन 1956। तो वो सबसे पहले थे। तो उनको देखते उनके जो दोस्त थे, मुकेश जी, लता दीदी, उन्होंने सुना कितना सक्सेसफुल वर्ल्ड टूर है। उनके टूर से पता चला कि एशियन डायस्पोरा में क्या डिमांड है गज़लों की और फिल्मी गानों की। उनको देखते फिर उन्होंने बाद में 70s में अपने वर्ल्ड टूर शुरू किए, उनके फ्रेंड्स ने। तो जब इनकी फ़िल्मी रिकॉर्डिंग कम हो गई बाय द लेट 1960s, तब उन्होंने वर्ल्ड टूर फिर से किक स्टार्ट किया। और उसकी शुरुआत में मैंने एक लफ्ज़ कॉइन किया। तो जैसे बीटल्स थे इंटरनेशनली, जो उनका क्रेज़ था वो बीटल मेनिया बोला जाता था, मतलब पागलपन बीटल्स का। तो उसको देखते मैंने ये चैप्टर का नाम लिखा तलत मेनिया। और वो इसलिए क्योंकि 1968 में जब बीटल्स यहाँ आए ऋषिकेश आश्रम में वक्त गुजारने, तो हिंदुस्तान में बीटल्स मेनिया चल रहा था, उसी साल 1968 में तलत महमूद कैरिबियन कंट्रीज़ में गए, वेस्ट इंडीज़ एंड ट्रिनिडाड, और जी वो ईस्ट अफ्रीका पहला था, और ये वेस्ट इंडीज़ में गए तो वहाँ पे तलत मेनिया चल रहा था। और तलत मेनिया इसलिए बोला मैंने क्योंकि उनके जो कॉन्सर्ट मैनेजर थे, नंदी दुग्गल साहब उनका नाम है, बहुत दिलचस्प इंसान है। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि वो अभी तक हैं और उनकी मेमोरी इतनी शार्प है। वो अभी
कम से कम 91-92 इयर्स के होंगे। और मैंने उनका पता मुझे पता चला, उनके बारे में पता चला, मैंने उनको फ़ोन किया, उनसे बात की और बोला ये तो जैसे आप मेरी एक अलग ज़िंदगी के बारे में बात कर रही हैं कि क्या कॉन्सर्ट्स में मैं देखता था तलत के साथ, मगर उनको सब कुछ याद था कि क्या क्या हुआ वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ में, कैसे ऐसा मजमा जम गया कि तलत महमूद एंटर नहीं कर पाए स्टेज, फिर पुलिस बुलानी पड़ी, तो पुलिस ज़मीन पे काम नहीं कर पाई, तो फिर उनके जो घोड़ों वाली पुलिस थी, माउंट पुलिस जिसको कहते हैं, वो बुलाया गया, ऊपर से हेलीकॉप्टर्स बुलाए गए कि रास्ता साफ़ किया जाए, फिर उनको परफॉर्मेंस किया जाए। और इंडियन डायस्पोरा से नहीं, मतलब वहाँ एशियन डायस्पोरा वहाँ से भी आते थे, और वेस्ट इंडीज़ के जो नागरिक थे वो भी आते थे। हाँ, उसमें लिखा है कि वो भले ही जो बोल हैं नहीं समझ में आए हो, केवल उनकी आवाज़ सुनने के लिए आते थे। जी जी। और आवाज़ के असर पे फिर एक ब्रह्म कुमारीज एक आंदोलन शुरू हुआ था जी। आई थिंक मेरे ख्याल से महिलाओं ने ही शुरू किया था जी। तो उसमें उनका जो मेडिटेशन सेशन होता था उसमें फोकस करने के लिए भी तलत महमूद की गज़लें चलाई जाती थी। वो क्या है किस्सा? हाँ, तो वो उनके एक फ़िल्म का गाना था, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, और ये वो लोग अपने मेडिटेशन सेशन में बजाते थे टू ब्रिंग इन फोकस, टू ब्रिंग इन पीस एंड काम। उनकी जो उनका शायद एक वेबसाइट है या यूट्यूब चैनल भी है ब्रह्म कुमारी का, और उसमें भी वो ये गाना है कि ये सुनाया जाता था शुरू के तौर में, उनका मूवमेंट की जो शुरुआत थी तो ये बजाया जाता था, क्योंकि उनकी आवाज़ सुन के बहुत सुकून और शांति मिलती है, तो यही एक है जिसमें आप मेडिटेशन के मूड में आ जाएं। तो अब मेहंदी हसन की बात करते हैं। अच्छा। ऑल टाइम ग्रेटेस्ट गज़ल गुलकार माने जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो बनते ही नहीं अगर उन्होंने 4 साल तक सिर्फ तलत महमूद को ना सुना होता। उनकी बेइज्जती भी हो गई थी एक स्कूल या कॉलेज के एक म्यूजिकल उसमें रिकॉर्डिंग में। हाँ। वहाँ से निकल कर कैसे उन्होंने वो तय किया कि तलत महमूद को पहले सुनूंगा, और फिर उसके बाद अचानक ही वो आया तो ब्लास्ट की तरह सामने आया, वो ज़रा बताइए। तो मेहदी हसन साहब का एक बहुत ही खूबसूरत दिलचस्प कड़ी है, और वो बहुत ही दीवाने थे तलत महमूद के, बहुत ही बड़े फ़ैन थे, और दोनों जगजीत सिंह साहब और मेहदी हसन साहब उन्होंने कई बार अपने मंच पे इस बात का जिक्र किया है कि अगर तलत महमूद ना होते वो गज़ल गाए के नहीं करते, क्योंकि उन्हीं को सुन के, उन्हीं को उनके क्वालिटीज़ गा के, उनकी गज़लें गा के वो एंटर किए इंडस्ट्री, और कभी सोचा नहीं कि गज़ल गायकी में हम कलाकार बने या कुछ अपनी कमाई करें। उनकी सक्सेस देख के दोनों ने डिसाइड किया। जगजीत ने कहा गज़ल के लिए वॉइस परफेक्ट एक ही है, वो तलत की आवाज़ है। ही इज़ द गज़ल। तो यही एक किस्सा है कि जब वो कराची जाते थे अपने भाई से मिलने, मेहदी हसन साहब को पता चल जाता था, चाहे वो कभी पब्लिकली अनाउंस नहीं करते थे क्योंकि कभी प्राइवेट विज़िट भी होता था, अपने भाई से मिलने जा रहे हैं, मगर उनको पता चल जाता था कहीं ना कहीं से। और जैसे उनके भतीजे रिशाद महमूद ने किताब में बोला भी है, जो वहाँ के पत्रकार हैं, उन्होंने भी बोला है कि वो एक गुलाब का फूल लेके आते थे और कहते थे कहाँ है तलत साहब, बताओ मुझे, मैं जा रहा हूँ घर, उनके कुर्ते पे लगाऊंगा मैं। और बहुत उनकी हार्ट टू हार्ट टॉक भी होती थी, और एक आर्टिस्ट के लिए इतने खुल के अपनी कमज़ोरियों के बारे में बात करना एक दूसरे कलाकार के साथ, आई थिंक बहुत बड़ी बात है। जब उन्होंने इस मेहदी हसन साहब ने इस बात का जिक्र किया कि भाई मैं तो ऐसी आवाज़ लेके पैदा नहीं हुआ, मगर मैंने जब भी अपना रियाज़ किया आपको सुन के रियाज़ किया, और यही कोशिश हुई कि आप जिस तरीक़े का एहसास अपने गज़लों में लाते हैं वो मैं भी लाऊं। और ये मेरी जैसे तपस्या रही है 4 सालों की, टिल आई वॉज़ रेडी टू सिंग, कि उन्होंने पहला गाना जो मंच पे 2 गज़लें गाई अपनी, और दोनों तलत महमूद की गज़लें थी, और उसमें पैसे फेंके गए, और 14,000 पता नहीं 14,000 रुपये, 60 साल पहले की बात है जी। और उस टाइम पे इतने पैसे लुटाए, 14,000 14,500 रुपये इकट्ठा हो गए। हाँ। तो ये उसमें वो कॉलेज में सिंगिंग वाले किस्सा ये था कि वो गा रहे थे और हूटिंग हुई, और किसी ने कह दिया कि तुम्हारी आवाज़ ऐसी है, जाके लेडीज सेक्शन में गाओ, आदमी में मत गाओ, तो उनको बहुत दिल पे लग गई ये बात। जी।
और उन्होंने तय किया कि अब बनकर ही आऊँगा, तो 4 साल तक उन्होंने तलत साहब को सुना है और अपना रियाज और किया। फिर वो रियाज तो किया है यही उस वो पे, उनकी तपस्या और थी। फिर उसके बाद वो Yeah, सामने आए हैं। जी, कि उन्होंने एक्टिंग भी की बिकॉज उनको खुद शौक नहीं था। उनके प्रोड्यूसर्स, जो फिल्मी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स थे, वो चाहते थे। तो जब उनका बम्बई की फिल्मी दुनिया में एक बड़ा डेब्यू लॉन्च किया गया, उस फिल्म का नाम था दिल नादान। तो उस पर न्यूज़पेपर में इश्तहार आया, एड्स दे गए, हु वांट्स टू बी तलत महमूद्स को स्टार, यू नो, इट्स लाइक अ मिस इंडिया कॉन्टेस्ट दैट यू साइन अप एंड यू अप्लाई फॉर इट। तो इस तरीके से उस पर अप्लाई किया गया कि एक्ट्रेसेस और एस्पायरिंग फीमेल लीडिंग एक्टर्स ने फॉर्म भरे न्यूज़पेपर के, और फिर बुलाया गया, फिर शॉर्टलिस्ट की गई। तो जो उनकी जो 2 को स्टार्स थी, पीस कंवल और श्यामा, वो उनकी को स्टार्स थी दिल नादान में। तो बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर डेब्यू था। फिल्म तो इतनी हिट हो नहीं पाई, मगर तलत महमूद एज एन एक्टर इस्टेब्लिश हो गए उससे। और फिर उनकी एक्टिंग की भी गाड़ी चल पड़ी, जिसमें उन्होंने नूतन के साथ एक्ट किया सोने की चिड़िया में, श्यामा के साथ लाला रुख में एक्ट किया, सुरैया के साथ उनकी बहुत हिट जोड़ी थी। उनकी 2 फिल्म्स थी, उनमें से एक फिल्म जो वारिस थी वो सिल्वर जुबली बनी। तो शुरू की फिल्म्स में आप अगर वो फिल्में देखें तो आप देख सकते हैं कि वो थोड़े टाइट हैं कैमरा के सामने, थोड़े अनकंफर्टेबल हैं, बहुत शाय तरीके के इंसान हैं, इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे। बट उनकी जो फिर लेटर फिल्म्स थी, जैसे सोने की चिड़िया में, तो बहुत मैच्योर एक्टिंग की उन्होंने, बिकॉज उसमें उनका एक नेगेटिव रोल था, जो नूतन के साथ रोमांस करते हैं और फिर उनको धोखा दे देते हैं बाद में। और लाला रुख श्यामा में भी बहुत अच्छी एक्टिंग की, जिसमें कॉमेडी था, लाइट हार्टेडनेस थी। तो इन माय व्यू एंड ऑब्जर्वेशन उनकी एक्टिंग तो इम्प्रूव हो रही थी फिल्म बे फिल्म, वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहे थे कैमरा के सामने, इजी हो रहे थे, एक्टिंग इम्प्रूव हो रही थी। मगर फिर भी, और सक्सेस भी हो रहा था, बहुत हिट्स भी हो रही थी, मगर वो सिंगिंग में ही इतने डेडिकेटेड थे कि उन्होंने फिर छोड़ दी। मतलब ये एक बहुत कहते ही रहे कि मेरा पहला प्यार तो सिंगिंग ही है। और ये एक बहुत अजीब सी चीज़ है, क्योंकि जब लोग फिल्म ज्वाइन करते हैं, उनको ये खुशी होती है कि वो पर्दे के सामने आए और उनको मौका मिले, बट इनको इतने मौका मिले, इतने फिल्म मिले कि उन्होंने फिर बाद में छोड़ ही दिया, यू नो। फौज को मोटिवेट करने में हमेशा आगे जी, रहे। बिल्कुल, बहुत कॉन्सर्ट्स किए हैं फौज के लिए, उसमें उनमें से कोई किस्सा सुनना चाहे तो? उसमें से एक किस्सा तो मुझे लद्दाख का याद आता है, क्योंकि लद्दाख का जो अजंता आर्ट्स ग्रुप जो बनाया था, ये एक ऐसा ग्रुप इस्टेब्लिश किया था सुनील दत्त साहब और नरगिस जी ने। तो वो ग्रुप इसलिए बनाया गया कि हमारे जो फ़ौज की ट्रूप्स की डिफ़िकल्ट सिचुएशंस और कंडीशंस में हौसला अफजाई के लिए, मोरल बूस्टर के लिए परफॉर्मेंस की जाए। तो एक उनका लद्दाख का किस्सा है, जब उन्होंने वहाँ लद्दाख में जाके ट्रूप्स के लिए गाना गाया, जब उन्होंने बोला इतनी मुश्किल हो रही थी, ग्लव्स पहन के हारमोनियम बजाया, सांस फूल रही थी एलिवेशन की वजह से। तो मगर फिर भी ही वॉज़ वेरी डेडिकेटेड कि जो भी हमारी फ़ौज जिस भी मुश्किल में है, हम उनको जाके उनका मोरल बूस्ट करें, उनको सपोर्ट करें। लिबरेशन वॉर जो हुई थी बांग्लादेश में, उसमें काफ़ी डिटेल किस्सा किताब में लिखा है कि क्योंकि इंडियन आर्मी के सपोर्ट और हेल्प से लिबरेशन वॉर जो हुई थी बांग्लादेश में, तो जब न्यू लीडरशिप जब आई बांग्लादेश में आफ्टर द लिबरेशन वॉर, इन विच द इंडियन आर्मी वाज स्टिल helping in that vacuum that was created after the making of a new nation, वहाँ जाके उन्होंने इंडियन ट्रूप्स के लिए बांग्लादेश में अपने कॉन्सर्ट किया और गाने गाए, बिकॉज वो दे हैड जस्ट बीन पार्ट ऑफ अ वॉर, और बहुत वॉर के सीन्स देखे थे उन्होंने। वो ख़ुद भी बहुत डिस्टर्ब हुए थे। उनको एक रिलीफ कैंप में वो गए जिनमें औरतों का रेप हुआ था और फैमिली मर्डर्स वगैरह हुए थे, तो वो लोग रिलीफ कैंप में रह रहे थे, तो वो ख़ुद भी पर्सनली बहुत डिस्टर्ब थे उससे। मगर उन्होंने जो गाने वहाँ गाए, और बंगाली कनेक्ट भी था, तो कई उन्होंने अपने बंगाली गाने भी गाए वहाँ पे और फिल्मी गाने भी गाए। तो ही वॉज़ ऑलवेज़ वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स द कॉज ऑफ द नेशन। एंड मैं फिर यही कहूँगी, ये एक उनकी ही बहुत बड़ी ख़ासियत नहीं थी, ये गोल्डन एरा आर्टिस्ट की भी ख़ासियत थी। आर्टिस्ट उस टाइम के थे जो देश के हित में काम कर रहे थे, चाहे वो अपने कला का भी काम कर रहे थे, डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ काम नहीं कर रहे थे, मगर यही था कि हम अपनी तरफ से जो भी काम करें देश के हित में की जाए।
किसी एक प्लेटफॉर्म पे या किसी एक गीत माला में पूरे तलत महमूद को अगर सुनना है तो पहले राकेश प्रताप सिंह को जानना पड़ेगा जी। उस आदमी के डेडिकेशन पर कुछ बताइए और कैसे वो उनसे मिले और वो कैसे पूरा तलत गीत कोश जो बना उसकी कहानी बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल, इसलिए मैंने किताब में एक पूरा चैप्टर उनके नाम डेडिकेट किया है कि ये एक ऐसे फ़ैन थे जो तलत महमूद के गाने लिखने लगे और उनकी डायरी पे डायरी तैयार हो गई और उस टाइम पे जब एलपी था और जब कैसेट आता था जिसको स्टॉप फॉरवर्ड रिवाइंड करके रिपीट किया जाए, जब मतलब आप कुछ लफ्ज़ नहीं समझे, आप कुछ लिरिक्स नहीं समझे, उसको फिर रिवाइंड करो, एलपी का नीडल हरकत हटा के फिर लगाओ, उसको रिपीट करो और सुनो और लिखो। तो वो इतने बड़े फ़ैन थे और वो प्रोफेशनली तो प्रोफेसर थे कानपुर में, मगर ये इनका एक शौकिया काम था कि तलत महमूद के सारे गाने लिखे जाए। तो जब उन्होंने तलत महमूद से मुलाकात की, उन्होंने अपने जीवन में तो शायद 1960s वगैरह से शुरू कर लिया था, मगर जब तलत महमूद से जब उनकी मुलाकात हुई फाइनली इन द लेट 70s या 80s में, 1980s में, उन्होंने ये प्रपोज़ल दिया था, देखिए आपके गानों का एक गीत कोश बनाते हैं, एक सॉन्ग डिक्शनरी, और ये किसी गायक का पहले हुआ नहीं था हिंदुस्तान में, जिसमें सिर्फ आपके गाने हों। आपके तो कुछ तकरीबन 800 गाने हैं और इसमें हम फिल्मी गाने भी लगाएंगे, नॉन फिल्मी गाने भी लगाएंगे, गज़लें भी लगाएंगे, रीजनल सॉन्ग्स भी लगाएंगे, सारे गाने। और आपके नॉलेज में आपने कितने गाने गाए हैं, कहाँ कहाँ उसका इन्फॉर्मेशन है, वो दीजिए। और प्रोफेसर सिंह ने बोला मैं अपनी तरफ से भी बटोर के सब लगाता हूँ। तो वो क्रोनोलॉजिकली कुछ ऐसे गाने भी हैं जो उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ के लिए रिकॉर्ड किए थे, जो कैसेट या एलपी में विजिबल वो अवेलेबल नहीं है, वो ऑल इंडिया रेडियो के आर्काइव्स में है, वो गाने भी उन्होंने इंक्लूड किए। तो सारे, और वो मेरे रिसर्च का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा था। आपकी तो पूरी फैमिली लग गई थी उस काम में, ये बनाने किताब में मेरी किताब में। हाँ, हार्ट अटैक के बाद भी मतलब उन्होंने कॉन्सर्ट तो अपने जारी रखे टूर में जी, लेकिन उनकी जो विब्राटो जो है वो उनका कितना रह गया और उसका सिंगिंग पे कितना असर पड़ा? तो ये 1980s की आप बात कर रहे हैं जब उनका हार्ट अटैक हुआ था। तो मुश्किल से कुछ महीनों बाद ही वाज बैक इन द रिकॉर्डिंग स्टूडियो एंड देन ही वाज बैक इन हिज वर्ल्ड टूर्स एज वेल। तो ये बात मैं ख़ुद नहीं बोलूँगी, मगर मैं कविता जी को इसमें कोट करना चाहूँगी। हमारी जो गायक हैं कविता कृष्णमूर्ति जी, वो बहुत एक खूबसूरत इंसान है। उन्होंने बड़े प्यार से मुझसे बात की जब मैंने बोला मैं ये किताब लिख रही हूँ, और उनके एक्सपीरियंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इट्स अ रिफ्लेक्शन इनटू हिज तलत महमूद्स टाइम व्हेन ही वाज ऑन कॉन्सर्ट टूर इन द 1980s। तो वो उनकी फ़ीमेल आर्टिस्ट होती थी, वो बहुत यंग आर्टिस्ट थी, वो उभरती कलाकार थी। तो वो मन्ना डे साहब के साथ और तलत महमूद साहब के साथ फ़ीमेल आर्टिस्ट रहती थी डुएट्स गाने के लिए कॉन्सर्ट्स में। तो उन्होंने मुझे ख़ास तौर से, मतलब मैंने उनसे ये सवाल नहीं पूछा, मगर उन्होंने ये अपनी तरफ से बोला कि बहुत लोग तंज करके बोलते थे कि अब ये बुज़ुर्ग हो रहे हैं, इनकी आवाज़ फिसल रही है, ये बात नहीं कर पा रहे ठीक से, या हार्ट अटैक के बाद कुछ असर हुआ है। बट वो तो नेचुरल है, हार्ट अटैक के बाद सबकी आवाज़ पे असर होता है। बट कविता जी ने ख़ास तौर से एक कोट करके बोला कि जब वो गाना गाएं, चाहे बोलने में उनकी आवाज़ कमज़ोर लगे, जब वो गाना गाएं तो उनकी आवाज़ वॉज परफेक्ट। एंड जो आपने सवाल पूछा है, आई वुड लाइक टू आंसर इट थ्रू हर कोट ओनली, कि ये उन्हीं की कही हुई बात है कविता जी की, कि जब वो गाना गाते थे तो एब्सोल्यूट परफेक्शन था। आप कह ही नहीं सकते थे कि ये एक एजिंग आर्टिस्ट की आवाज़ है। तो आखिरी दिनों की बात कर लेते हैं। पार्किंसन से वो डायग्नोस हो गए थे। नहीं, एक्चुअली वो ओल्ड एज का रिलेटेड था, पार्किंसंस नहीं था। हाँ, लेकिन मैं बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री मैं देख रहा था, उसमें जिक्र है इस बात का। हाँ, तो वो उसको रेक्टिफाई भी करने की कोशिश की गई थी कि ये मतलब एक उनके ऑबिचुरी में एक ये आया भी था पार्किंसंस का, मगर वो नकारा गया है। वो ओल्ड एज रिलेटेड था, इट वाज नॉट पार्किंसंस। जी, कैसे रहे आखिरी दिन उनके? कमज़ोर थे जी, जैसे ओल्ड एज के जो सिम्टम्स होते हैं कि चीज़ें भूल जाना या मोबिलिटी इफ़ेक्ट होना, स्पीकिंग इफ़ेक्ट होना, सो दे वर ऑल ओल्ड एज रिलेटेड थिंग्स। बिल्कुल बहुत स्लो डाउन हो गए थे 90s में।
तो तलत महमूद की ज़िंदगी पर लिखी गई किताब तलत महमूद द डेफिनेटिव बायोग्राफी पर आज किताब वाला पे चर्चा हुई। किताब में उनसे जुड़े बहुत दिलचस्प किस्से और उनकी आवाज़ को लेकर बहुत कुछ कहा गया है, लिखा गया है, जिसे लिखा है लेखक और पत्रकार सहर ज़मा ने। आपको आज का किताब वाला कैसा लगा, हमें फीडबैक करके ज़रूर बताइए। आपका फीडबैक ही हमारे लिए इंस्पिरेशन है। नमस्कार।